Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 18 अप्रैल 2025 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इसी एक छोटे से लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं, जहां पर हम करंट अफेयर्स को बिल्कुल एक्यूरेटली सटीक तरीके से जितनी इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाएगी केवल उतनी इंफॉर्मेशन दोस्तों कवर करने वाले हैं। क्या क्या न्यूज़ होंगी, कौन से पेपर से आप इसको लिंक कर सकते हैं वो मिलेगा। जहाँ पे मैपिंग होगी वहाँ पे आपको हर एक प्रकार के मैप शो किए जाएंगे ताकि आपको एक अल्टीमेट क्लैरिटी मिले। वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट होगा, यानी यहाँ पे केवल करंट अफेयर्स पढ़ के जाने नहीं दिया जाएगा आप सभी को, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के साथ साथ याद भी करवाने की जिम्मेदारी है। और जो यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो आपकी मेमोरी पावर को अल्टीमेट लेवल पर बूस्ट करेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके सामने ऑप्शन होंगे देख के बता दोगे कि हाँ ये वाला करेक्ट है क्योंकि अभी हमने पढ़ा है। अब आपको थोड़ा सा और अपनी मेमोरी का इस्तेमाल करना होगा, जिससे लिटरली कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी आपकी पावर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, लास्ट में जो क्वेश्चन आपको दिए हैं वो क्विज के फॉर्म में दिए हैं कि पूरा सेंटेंस दूंगा, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में मज़ा आएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत मतलब कम नहीं है, क्वेश्चन आपको 20-25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। एक बीटल की स्पीशी फाइंड की गई है जिस वजह से ये चर्चाओं में है। बीटल को हम हिंदी में कई बार गुबरैला कहते हैं, और आपको पता होगा दोस्तों इस बीटल की स्पीशी की बहुत सारी फ़ायदे वाली बातें हैं हमारे एनवायरनमेंट के पर्पज़ से। अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको न्यूज़ कवर करवा देता हूं, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो हमें खबर तो पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर यह है कि रिसेंटली एक नई बीटल की स्पीशी को खोजा गया, और वो स्पीशी कहाँ से खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसका नाम है तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक और चीज़ इसी आर्टिकल में एक और चीज़ जानने को मिली, तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। क्योंकि ऐसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लोकेशंस आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो यहीं पर यह डिस्कवरी हुई। इसको किसने खोजा है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट ने दोस्तों यहाँ पर इसकी पूरी डिस्कवरी की है। इसका नाम क्या है? ऑब्वियसली नाम भी पूछा जाएगा। नाम है क्लेंडियम ललिते, कुछ ऐसा यहाँ पे नाम रखा गया है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्लेंडियम ललिते ही क्यों रखा गया? ये ललिते यानी कि ललिता या ललित, ऐसे वर्ड से यहाँ पर ये थोड़ा मैच खाता हुआ है, जो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए जो वर्ड लिया गया है क्लेंडियम ललिते, ये एक डॉक्टर ललिता राय चौधरी हैं, ठीक है, जो यहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फॉर्मर साइंटिस्ट रह चुकी हैं, है ना। एक कोलियोप्टेरोलॉजिस्ट है। कोलियोप्टेरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो बीटल के ऊपर स्टडी करते हैं, है ना। ये जो पर्टिकुलर कोलियोप्टेरोलॉजिस्ट नाम की जो पर्टिकुलर स्टडी है ये एंटोमोलॉजी के अंदर में आती है, जहाँ पे कीड़ों का अध्ययन किया जाता है, कीड़ों के ऊपर में स्टडीज़ की जाती है। ठीक है, ये वाला जो पर्टिकुलर सेक्शन है कोलियोप्टेरोलॉजिस्ट, ये बीटल्स के ऊपर में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस सेक्शंस में इन्होंने बहुत काम किया है। तो इन्हीं को ही सम्मानित करते हुए या इन्हीं को सम्मान देते हुए यहाँ पर इस बीटल की प्रजाति का नाम रखा गया, जिसका नाम है क्लेंडियम ललिते। देख रहे हैं, अब यहाँ पे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब आपस में इंटरकनेक्ट हो गया। अरुणाचल प्रदेश में तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में पाया गया, क्या पाया गया? क्लेंडियम ललिते नाम का यहाँ पर एक बीटल की स्पीशी। नाम कैसे रखा गया है वो आपको यहाँ पे पता चल चुका है। अब दोस्तों ये जो बीटल है दिखाई कुछ इस प्रकार से पड़ता है, जैसे आप लोगों ने ये फोटो देख लिया है। ये जो बीटल है ना, ये जो पाया गया है ये थोड़ा सा रेयर प्रकार का है, थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सारे बीटल्स के कंपैरिजन में। लेकिन इन सभी बीटल्स में एक कॉमन चीज़ होती है, पता है क्या है? वो कॉमन चीज़ यह है कि हमारे एनवायरमेंट से गंदगी बहुत ज़्यादा साफ करते हैं ये। कैसे? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हाथियों का या दूसरे जानवरों का, जंगलों में वो बहुत गोबर करते हैं, है ना। तब जब यहाँ पर उनका गोबर बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, उस गोबर को सही ठिकाने पे समेटना, उस गोबर का पूरी तरह से जो उसका पोटेंशियल है उसका यूज़ करने का काम ये बीटल करते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो बीटल है ना, उसी गोबर में जाके अंडे देते हैं अपने। जब अपने अंडे देते हैं, अंडे देने के बाद में उस गोबर की गोली बना लेते हैं, और वो जो गोबर की गोली है दोस्तों उसको ये घिसकाना शुरू करते हैं, ले जाते हैं दूर तक। जब वो घिसकाते हैं ना, तो इस गोबर के अंदर में जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, जो भी यहाँ पर बीज प्रेजेंट है, वो मिट्टी में मिलता चले जाता है। इससे क्या होता है? मिट्टी को पोषण मिल रहा होता है, क्योंकि उसी गोबर से खाद बन रहा है। अब मिट्टी को पोषण मिल रहा है तो मिट्टी भी यहाँ पे उपजाऊ हो रही है, और इस गोली को ये धीरे धीरे करके रोल कर रहे हैं। रोल करने के बाद में एक जगह ले जाकर गड्ढा करने के बाद में उसमें जाके ये गोली को जाकर नीचे सेट कर देते हैं। तो गोली यहाँ पर अब इन्होंने ज़मीन में दबा भी दी। तो उस ज़मीन की जो फर्टिलिटी है
जो उसका उपजाऊपन है वो ऑटोमेटिक बढ़ गया, और दूसरी तरफ से जो गोबर है वो साफ हो गया। समझ गए? तो एनवायरमेंट में ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो सॉइल हेल्थ है उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर ये जानी जाती है बीटल की प्रजाति। नाउ अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ पे पाई गई है? तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में। अब ये तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ऐसे नहीं जाने देंगे, अरुणाचल प्रदेश को बहुत अच्छे से मैप में समझेंगे दोस्तों। हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है? देखिए इसकी तो लगभग 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज लगती है। जब मैं बात करता हूँ 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज, बिल्कुल सबसे पहले ऊपर चाइना के साथ में एक बाउंड्री लगती है, चाइना के साथ में डिस्प्यूट भी रहता है बॉर्डर पर। दूसरा यहाँ पे इनकी भूटान के साथ में बाउंड्री लगती है, और तीसरी यहाँ पे म्यांमार के साथ में बाउंड्री लगती है। तो 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपकी अरुणाचल प्रदेश की देखने को मिलती हैं। बाकी 2 इसकी डोमेस्टिक बाउंड्रीज यानी कि हमारे देश के राज्यों के साथ लगती है। एक सबसे लंबी बाउंड्री लगती है असम से, और दूसरी बाउंड्री यहाँ पर लगती है नागालैंड से। ये बात हो गई दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के लोकेशन की। इसी अरुणाचल प्रदेश में जो एक लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पर तल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है, और इसी सेंचुरी के अंदर में ये बीटल की स्पीशी को खोजा गया है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ध्यान में रखिएगा, बताया जाता है कि इंडिया के जितने भी यहाँ पर पेड़ पौधे या जानवरों की अलग अलग प्रजातियां हैं, उसकी 20% प्रजातियां इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रेजेंट है। आप इमेजिन कर रहे हैं, इंडिया भर की जितनी भी फ्लोरल स्पीशीज हैं, फ्लोनल स्पीशीज हैं, जितनी भी यहाँ पर जानवरों की प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, 20% प्रजातियां इसी तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रेजेंट है। यहाँ से 4 इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती हैं। एक है पंगे रिवर, दूसरी है सीपू, तीसरी है करिंग, और चौथी है सुबनसिरी फ्लो। ठीक है, ये 4 नदी आपको देखने को मिल जाती हैं जो इसी पर्टिकुलर रेंज से गुजरती हैं। अब एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, अब देखो एक सेंचुरी है तो यहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा, इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, वो है अपतनी ट्राइब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी है जो इस रीजन में शुरू से रह रहे हैं। ये जगह इन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए जानी जाती है। लंबे समय से अपने ट्रेडिशंस को वो फॉलो कर रहे हैं, लंबे समय से अपने हैंडीक्राफ्ट्स को फॉलो कर रहे हैं, जो हाथ का इस्तेमाल करके जो बांस वगैरह होता है ना, उससे कुछ सामान यहाँ पर ये बनाते हैं। समझ रहे, बैम्बू का बहुत उपयोग करते हैं। अपतनी ट्राइब्स आराम से पहचान सकते हैं, ये अपनी नोज में क्लिप पहनते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे आपने देखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब फ्लोरा की बात होती है दोस्तों, तो इसी तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में एक बहुत ही ज़्यादा अलग प्रकार की बैम्बू की स्पीशी पाई जाती है। भारत में बहुत सारे बांस का प्रोडक्शन किया जाता है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा अलग लेवल का बांस होता है जिसका नाम है प्लेबोब्लास्टस सिमोन। प्लेबोब्लास्टस सिमोन। तो ये वाली जो यहाँ पर बांस है दोस्तों, ये केवल और केवल इसी वैली के अंदर पाया जाता है। पता है ये बांस दूसरे बांस से अलग क्यों है? इसके अंदर और भी बहुत सारी आप कह सकते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स, जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर। तो ये हुआ दोस्तों हमारा पहला आर्टिकल समाप्त। एक ही आर्टिकल के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ लिया आपने, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट रिवर्स है वो पढ़ ली, कुछ बेसिक फैक्ट पढ़े, उसके अलावा बीटल के बारे में जाना, सब कुछ कवर कितनी देर में? बस यहाँ पे कुछ मिनटों के अंदर। ऐसे ही ढेरों आर्टिकल कवर करेंगे। चलिए अगली न्यूज़ पर आते हैं, लेकिन अगली न्यूज़ पे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पीडीएफ आप अपने सामने दोस्तों ये देख पा रहे हैं ना, जो हमने डिस्कस किया, एक पेज में आपके यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर करवाए गए हैं, ऐसे ढेरों न्यूज़ आर्टिकल, फिर लास्ट में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर उसकी आंसर की, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाती है। यही पीडीएफ जो आपको दिख रहा है ये हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करवाया जाता है, वो भी आपके पेड ग्रुप्स के अंदर में। तो आप पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि केवल यहाँ पर इस लेक्चर का पीडीएफ नहीं, इसके अलावा जो हमारा द हिंदू एनालिसिस होता है उसके नोट्स भी आपको वहाँ पर मिलते हैं, वो वाला पीडीएफ मिलता है। दोनों पीडीएफ एक ही जगह पर, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में, जब चाहो प्रिंट आउट निकलवा लो, ऐसे पढ़ना है ऐसे भी पढ़ लो। आपका कंटेंट डेली बेसिस पे स्टोर होता है, सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप ज्वाइन करके रख सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा ताकि आप चेक कर सको, देख सको मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा हो रहा है। अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए अगली इंपॉर्टेंट खबर पर आते हैं। दूसरी खबर है मणिपुर से। पहले मैं आपको ये न्यूज़ बता देता हूँ, न्यूज़ क्या चल रही है। मणिपुर के अंदर में एक पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है थांगजिंग हिल्स। ठीक है, अगर मैं आपको वो पहाड़ियों के बारे में बताऊँ, मतलब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो करंट अफेयर का जो कॉन्टेक्स्ट है ना न्यूज़ में, ये आप लोग देख पाओगे दोस्तों। करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट जो है ये क्यों है चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि ये जो रीजन जिसके बारे में हमने बात की है, थांगजिंग की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियों में वापस से एक टेंशन सी देखने को मिल रही है। ठीक है, ये एक बफर जोन है, बीच का खाली हिस्सा है। इस हिस्से के एक तरफ कुकी कम्युनिटीज़ हैं, दूसरी तरफ मेती कम्युनिटीज़ हैं। अब आप समझ गए होंगे कुकी मेतीज़, तो कुकी मेतीज़ वही हैं जिनके बीच में दोस्तों यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिस्प्यूट हुआ था, पूरा विवाद हुआ था 2023 में। फिर उसके बाद मणिपुर के अंदर में बड़े बड़े हिंसाएं हुए, समझ रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इस थांगजिंग हिल्स में वापस से हलचल, वापस से टेंशन देखने को मिल रही है, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। नाउ हाथों हाथ मैप कवर कर लेते हैं फिर से दोस्तों। हम फिर से मणिपुर की बात करें, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का फिर से डिस्कशन हो रहा है। अभी हमने अरुणाचल प्रदेश देखा था, नाउ आ जाइए फटाफट मणिपुर की तरफ। ये है यहाँ पर हमारा मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल है इम्फॉल। मणिपुर एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, वो भी म्यांमार से, जिसको हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं। बाकी भारत के अंदर 3 राज्यों के साथ में मणिपुर की बाउंड्री लगती है। नंबर 1 इज नागालैंड, नंबर 2 इज असम एंड नंबर 3 इज मिजोरम। ठीक है, ये यहाँ पर इनकी 3 बाउंड्रीज हो गई और एक बाउंड्री इंटरनेशनल म्यांमार के साथ में मणिपुर की लगती है। ठीक है, लोकेशन क्लियर हो गया। थांगजिंग हिल्स के बारे में पढ़ लिया। अब सर ये थांगजिंग हिल्स के बारे में क्वेश्चन बन जाए, ये कहाँ पर है, तो मणिपुर के अंदर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर ये हिल्स प्रेजेंट है, ये पहाड़ियाँ प्रेजेंट है। एक बफर जोन है, इसके एक साइड कुकी कम्युनिटीज़, एक साइड मेती कम्युनिटीज़, तो बीच का हिस्सा खाली है। लेकिन वापस से टेंशन्स इरप्ट हो रहे हैं, जिस वजह से ये चर्चाओं में आ चुका है। फिर दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं ना इस थांगजिंग हिल्स की, तो इस थांगजिंग हिल का अपने आप में एक बहुत बड़ा कल्चरल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, रिलीजियस तौर पे यहाँ पे अपनी संस्कृति से आप कह सकते हैं वहाँ की जो कम्युनिटी है उसको जोड़ के रखते हैं। माना जाता है थांगजिंग की जो पहाड़ियाँ हैं वो एक समय पर घर हुआ करता है, वास हुआ करता है थांगजिंग का। थांगजिंग कौन है, थांगजिंग बेसिकली उनके देवता हैं, डीटी, एंसेस्ट्रल डीटी है ना, उनका वास हुआ करता है वहाँ पर उस पहाड़ियों में। तो पहाड़ियों का इंपॉर्टेंस कल्चरली तौर पे मणिपुर की कम्युनिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रेलेवेंट है। फिर मेतीज़ की जब बात करते हैं तो मेतीज़ में क्या माना जाता है कि तो थांगजिंग की पहाड़ियाँ हैं वो ये दिखाता है कि मणिपुर एक शरीर है, मणिपुर एक बॉडी है और उस बॉडी का राइट लेग है, उस बॉडी का सीधा पैर है थांगजिंग हिल। तो इस तरीके की दोस्तों यहाँ पर मान्यता थांगजिंग हिल को मिली भी है। एक सैक्रेड साइट, एक सैक्रेड स्थल का यहाँ पे दर्जा दिया गया है इन कम्युनिटीज़ के थ्रू। ठीक है, काफ़ी लोग इसको विजिट भी करते हैं। एक मणिपुरी मंथ आता है, मणिपुरी मंथ ऑफ सजीबू, ठीक है, जो अप्रैल के समय पर आता है, जो अप्रैल वाला चल रहा है महीना। तो इस दौरान यहाँ पर ये सभी लोग इस थांगजिंग हिल्स को विजिट भी करते हैं। याद रखिए थांगजिंग हिल्स का क्या है पूरा मामला, क्या है कनेक्शन, सभी कुछ हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अब दोस्तों अगली जो खबर है, हमने आज के अपने थंबनेल वाले आर्टिकल में इसके बारे में मेंशन किया है कि यूएसए के अंदर में स्पेशली अलग अलग स्टेट्स में हम देख पा रहे हैं हाल ही में एक बीमारी फैल रही है। और ये एक रेयर बीमारी है, ऐसा नहीं बहुत नॉर्मल है। आप समझो ये कितनी रेयर है। ये एक होता है रेयर कि हाँ बहुत कमी से देखना, और एक होता है एक्सट्रीमली रेयर। ये एक्सट्रीमली रेयर है। एक्सट्रीमली रेयर मतलब आप ये इमेजिन करो, हर 10 लाख लोगों में से केवल 1 या 2 व्यक्ति को ये बीमारी होती है पूरे दुनिया में। हर 10 लाख में से 1 या 2 व्यक्ति को होना, और ये बीमारी फैल रही है यूएसए में। इवन 2 लोगों की मृत्यु हो गई है इस बीमारी की वजह से, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ वाले पॉकेट में इसको डाल देना जरूरी है ये। अब दोस्तों बात होती है आखिरकार बीमारी है कौन सी। इसका शॉर्ट फॉर्म है CJD और फुल फॉर्म क्या है, क्रुट्ज़फेल्ड जैकोब डिजीज। क्रुट्ज़फेल्ड जैकोब डिजीज ये इसका नाम है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है, यानी बहुत कम ही से देखने को मिलता है, लेकिन एक फेटल ब्रेन डिसऑर्डर है। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है, सीधा दिमाग को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, ब्रेन डिसऑर्डर है जिससे डेमेंशिया नाम की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एक इंसान को भूलने की दिक्कत देखने को मिल जाती है और वो एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाती है। ठीक है,
याद रखेंगे इसको। अब इसके 2 डेथ के केसेस निकल कर आ रहे हैं, बाकी कुछ और केसेस भी फैल रहे हैं यूएसए में, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। ज़्यादातर ये जो बीमारी है ना, जिसकी बात हम कर रहे हैं, CJD फुल फॉर्म बता चुका हूँ, तो ये ओल्डर एडल्ट्स में देखने को मिलता है, बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों में ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। क्वेश्चन ये है कि सर इसके पीछे के कारण क्या है, कॉजेज़ क्या हैं। सबसे पहला कॉज ये है, ब्रेन के अंदर जो कह सकते हैं कि प्रायन प्रोटीन है, उसके अंदर में एबनॉर्मेलिटी देखना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि देखो ब्रेन में आपके प्रोटीन देखने को मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रायन प्रोटीन। ठीक है, अब ये है आपका नॉर्मल प्रायन प्रोटीन। कौन सा वाला? ये नॉर्मल कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन में क्या हुआ है, बॉडी के अंदर में जो ये प्रायन प्रोटीन है, इसके स्ट्रक्चर पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं, यानी इसमें एक बीमारी लग चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक व्यक्ति का जो नर्वस सिस्टम है, क्योंकि ये जो प्रायन प्रोटीन है दोस्तों, ये हमारे दिमाग के नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट है, फिर वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाते हैं, है ना, जिस वजह से एक इंसान सही तरीके से लाइफ में डिसीजन नहीं ले सकता, सही से बैलेंस नहीं कर सकता अपने आप को। एबनॉर्मल प्रायन ब्रेन के अंदर में एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, ये आप देख पाओगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जिससे नर्व सेल का लॉस हो जाएगा, सीधा ब्रेन ही डैमेज हो जाएगा। इसके लक्षण क्या दिखाई देते हैं लोगों में? दिमाग का काम करना धीरे धीरे करके कम कर देना, भूलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, सही तरीके से मसल्स कनेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी बॉडी जब मूव करती है उसके पीछे का रीज़न है आपका ब्रेन सिग्नल्स प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपके ब्रेन और बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता है, यानी कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का भी केस यहाँ पर देखने को मिलता है एज अ सिम्टम, लक्षण के तौर पे। ये जो बीमारी है ये तेज़ी से प्रोग्रेस करती रहती है और 1 साल में ये जानलेवा बन जाती है, कि इंसान की जान ले सकती है। लास्ट में क्वेश्चन यह है, क्या इसका डायग्नोसिस है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, सोल्यूशन क्या हो सकता है? अभी तक कोई जाना मैंने ऐसा कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन जो भी आप देख पाएंगे, किसी बीमारी में जो लक्षण होते हैं, सबसे पहले इन लक्षण से डील करना, लक्षण को मजबूती से डील कर लिया तो बीमारी को ऑलरेडी यहाँ पर बॉडी में कमज़ोर कर दिया जाता है। इसके लिए कई बार पेन मैनेजमेंट करना, सिम्टम्स को लेकर रिलीफ प्रोवाइड करवाना, इस पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करते हैं इस CJD नाम की बीमारी से लड़ने के लिए। ठीक है, काम खत्म हो गया, इतना बेसिक सा पॉइंट आपको याद रखना था। आगे आते हैं, अगला आर्टिकल आपका गवर्नमेंट पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब स्कीम्स वगैरह हर साल पूछी जाती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एनालिसिस है, चाहे हेल्थ का टॉपिक हो, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, किसी भी सब्जेक्ट का टॉपिक हो, कवर होगा। तो ज़रा अपना जो स्कीम वाला सेक्शन बना के चल रहे हैं, उसमें इस स्कीम को ऐड कर लीजिएगा, वो है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। रिसेंटली यहाँ पर ये स्कीम चर्चाओं में आई है। सर ये चर्चाओं में आई क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न इज़ दिस, ये आपको दोस्तों यहाँ पर इसका रीज़न देखने को मिल जाता है। रीज़न यह है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने कुछ चिंताएं व्यक्त करनी शुरू की हैं और ये बोला है कि सर सरकार तो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम लेकर आई, लेकिन वो स्कीम क्या आज सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पा रही है? वो स्कीम क्या सही तरीके से लागू हो पा रही है? दिस इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। वही नहीं हो पा रहा है, और केवल स्कीम लेकर आ जाना, उसको लागू करना, मतलब उसके लागू करने पे फोकस ना करना, ऑब्वियसली यहाँ पर कोई फायदा नहीं है फिर उस स्कीम को लेकर आने का। वही कंसर्न शो किया गया जिस वजह से चर्चाओं में। पहला क्वेश्चन बनेगा कि सर बताइए, स्कीम जैसे 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब आपको फर्क पता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पे 100% फंडिंग या 100% पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है, सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। ठीक है, तो PM विद्या लक्ष्मी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सारा खर्चा केंद्र सरकार करेगी। एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर पैसा खर्च कर रहे होते हैं स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का, कि हम PM विद्या लक्ष्मी स्कीम को लेकर क्यों आए? सर ये स्कीम का मेन पर्पस क्या है? इस स्कीम का मेन पर्पस है कि पढ़ाई में जो भी बच्चा अच्छा है, एक मेरिटोरियस स्टूडेंट है, उसको भविष्य में और बड़े लेवल पर जाना और बड़े ओहदे पर पढ़ाई करना, हायर एजुकेशन में जाना, उसको सपोर्ट चाहिए, पैसा चाहिए, वो पैसे का सपोर्ट PM विद्या लक्ष्मी स्कीम से सरकार देगी। यह है यहाँ पर दोस्तों इस स्कीम का मेन पर्पस। लेकिन हर किसी बच्चे को नहीं मिलेगा। मैंने बताया मेरिटोरियस स्टूडेंट, जिसकी दिलचस्पी है पढ़ाई में, जिसने पहले भी यहाँ पर कुछ वाकई में उखाड़ा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जब बात होती है, याद रखिएगा, ठीक है, इसमें क्राइटेरिया क्या है कि उस बच्चे को जो आज हमारे देश के अंदर में, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों की बात कर रहा हूं, जो हाई क्वालिटी के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसको NIRF रैंक देता है, इनमें जो 860 इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे देश के अंदर में, कितने? 860 क्वालिटी वाले इंस्टीट्यूट्स हैं।
इसके अंदर में अगर यहाँ पर एक बच्चा एडमिशन को सिक्योर कर लेता है यानी इसमें से पढ़ाई कर रहा है तभी उसको वो सपोर्ट मिलेगा। दूसरा, अगर एक बच्चे का पूरी तरह से फोकस है पढ़ाई में, और ध्यान रखना ऐसा ना हो कि उसको पहले से ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई स्कॉलरशिप मिल रही है, इंटरेस्ट में छूट मिल रही है या कुछ फीस में छूट मिली है, अगर ऐसा है तो उसको ये फ़ायदा नहीं मिलेगा। या ऐसे स्टूडेंट जिनका कुछ ऐसा रिकॉर्ड बना हुआ है जो पढ़ाई में ज़्यादा कह सकते हैं कंसिस्टेंट नहीं है, अपनी स्टडीज़ करते हैं उसको डिसकंटिन्यू कर लेते हैं, तो ऐसे भी यहाँ पर वो एलिजिबल नहीं है। केवल वही एलिजिबल हैं जो कंसिस्टेंट हैं, मेरिटोरियस हैं, पहले से कहीं पर उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और उन्होंने अपना एडमिशन भारत के 860 टॉप हायर क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस में से किसी इंस्टीट्यूशंस में सिक्योर कर लिया है, तब गवर्नमेंट यहाँ पर फ़ायदा प्रोवाइड करवाएगी उन्हें। अब सर गवर्नमेंट उनको फ़ायदा देगी क्या, ये भी क्वेश्चन आता है। अब देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, एक बच्चा जब पढ़ाई करता है, जिसकी दिलचस्पी है, उसे पता है कुछ करना है, वो आगे हायर एजुकेशन में जाता है तो फीस बहुत लगती है। आप देख पाओगे आज के समय पर पढ़ाई का खर्चा बहुत है, ऊपर से टैक्सेस। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो फीस है ना, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब उसके लिए बच्चा क्या करता है, लोन लेता है कि सर मैं एजुकेशन लोन ले लेता हूँ, जिससे सपोर्ट मिल जाएगा, नौकरी लग जाएगी, चुका दूंगा वो लोन, है ना। तो अब क्या है दोस्तों, पीएम विद्या लक्ष्मी के अंदर में इस एजुकेशन लोन में गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। इसके अंदर में इन्होंने कोर्स फीस, हॉस्टल, मेस के चार्जेस, है ना, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल इंस्टीट्यूशनल फीस, लैपटॉप का कॉस्ट, रीजनेबल लिविंग एक्सपेंसेस, हर चीज़ को यहाँ पे कवर किया है। इस लोन में सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट तब मिलेगा जब उस व्यक्ति यानी उस बच्चे के परिवार की इनकम 8 लाख रुपए के बराबर या 8 लाख रुपए से कम होगी। 8 लाख रुपए के बराबर या 8 लाख रुपए से कम है, तब जाके यहाँ पे उसको ये इस स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, वो बैंक से जाकर 10 लाख रुपए का लोन लेगा। तो कहोगे एजुकेशन लोन लेना तो आसान है यार, आज भी जाके 10 लाख रुपए का लोन ले लेंगे बैंक से, इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। पहली बात, लोन ले लेंगे तो लोन लोगे तो उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा ना, ब्याज भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस स्कीम के अंदर में 3% का ब्याज का छूट तो यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी साइड से दे रही है कि हम आपको ये इतनी छूट दे रहे हैं। तो लोन में जब ब्याज आप पे करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर भी छूट मिल जाता है। वही मेन पर्पज़ है इस तरीके से स्कीम को लेकर आने का। और क्रेडिट की जो गारंटी है, ठीक है, वो गारंटी यहाँ पर गवर्नमेंट ले रही है कि आप लोन उठाओ, उसके बदले में हम आपकी गारंटी लेंगे, अब फैमिली की इनकम चाहे कैसी भी हो। समझ गए। चलिए आगे आते हैं। ये सब बात हो गई पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के बारे में। अब आते हैं अगले आर्टिकल पर। यह आर्टिकल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जीएस पेपर नंबर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर का भी टॉपिक आ गया। यहाँ पे बात हो रही है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये प्रोजेक्ट्स वगैरह को लेकर बहुत क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखिएगा। तो इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में। अभी हमने अरुणाचल प्रदेश का ही एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस की थी, तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश आज 2 बार खबरों में आ रहा है। दूसरी खबर यहाँ पर यहाँ के दिबांग वैली को लेकर है। अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज, 2 डोमेस्टिक बाउंड्रीज को ये अपने साथ में शेयर करता है। तो यहीं पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जहाँ पे बिजली का उत्पादन किया जाएगा। और कितने मेगावाट उत्पादन होगा, 3097, ठीक है, यानी कि 3097 के आसपास, 3097 मेगावाट। एक कह सकते हैं कि मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली में चर्चाओं में क्यों है, चर्चाओं में इसलिए क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 269.97 करोड़ रुपए अलोकेट कर दिए हैं। ये पैसा दे दिया है कि भैया बनाओ इस इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। इस वजह से ये चर्चाओं में है। यहाँ पे 2 कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम्स बनेंगे। इसकी हाइट कितनी होने वाली है, ध्यान रखिएगा, ये डैम जो है, क्योंकि डैम में पानी स्टोर होगा, उसी से ही यहाँ पर दोस्तों हम ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करेंगे, बिजली का उत्पादन करेंगे। तो ये जो डैम है 2 नदियों पे बनाए जा रहे हैं। एक नदी है द्री और दूसरा ही है तैंगोन रिवर। दोनों नदियां दोस्तों दिबांग नदी का सहायक नदी हैं। सहायक नदी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइब्यूटरी। तो द्री और तैंगोन नदी दोनों दिबांग की सहायक नदी हैं। और दिबांग जो है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके पास में एक पर्टिकुलर मैप है, ये देख पाएंगे दिबांग नदी, है ना। और यही दोस्तों दिबांग वैली है जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है। और ये दिबांग नदी आकर मिल जाती है किसमें, ब्रह्मपुत्र के अंदर। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी ध्यान में रखना है।
दिबांग ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बाकी द्री एंड टैंगोन रिवर जिसपे 2 डैम बनाए जा रहे हैं, है ना, इस प्रोजेक्ट के अंदर में, वो दिबांग रिवर की नदी ट्राइब्यूटरी है। अब आगे आते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो रीजन है ना, यहाँ पे बहुत सारा कह सकते हैं रिचेस्ट डाइवर्सिटी प्रेजेंट है। हिमालयन जोन है, बहुत सारे एनिमल्स की प्रजातियाँ, प्लांट्स की प्रजातियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। फिर एक ट्राइबल कम्युनिटी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पे अपतनी ट्राइब्स की कम्युनिटी देखने को मिलती है। उसी प्रकार से दोस्तों इस वाले की जब हम बात करें दिबांग वैली की, तो दिबांग वैली में ईदू मिशमी ट्राइब कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाती है। एक इंडिजीनियस कम्युनिटी है जिनके बहुत मजबूत टाइज अपनी ज़मीन, अपनी डाइवर्सिटी के साथ में है। और प्रॉब्लम यही है कि इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को जब लगाया जाएगा तो काफ़ी सारा डिसरप्शन यहाँ पे होने वाला है। एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ कंपनीज मिलकर साथ में यहाँ पर ये काम कर रही हैं। ठीक, चलिए दोस्तों आगे आते हैं। उसके बाद में अगला आर्टिकल हमने कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में डिस्कस किया था। एक नई फ्रॉग की स्पीशी के बारे में बात हो रही है। इस फ्रॉग का स्पीशी का नाम है लेप्टोब्रैकियम एरेटम। ये आपको पता होगा। देखो असम के अंदर में एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, याद रखिए। असम में वैसे एक जगह है जिसका नाम है गरभंगा रिजर्व फॉरेस्ट, यहीं पर एक यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का जो नाम है ना वही कुछ ऐसा है, ठीक है, जहां पर आर्यटम ये वर्ड आ रहा है क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का नाम है आर्य विद्यापीठ कॉलेज और आर्य विद्यापीठ कॉलेज से ये वर्ड लिया गया आर्यटम। यहीं पर नए मेंढक की प्रजाति मिली है, इसका नाम दे दिया गया लेप्टोब्रैकियम आर्यतम, याद रखिएगा। ये मेंढक की प्रजाति इस तरीके से दिखाई देती है। इसकी आंख काफ़ी डरावनी सी है, ऑरेंज और ब्लैक कलर की यहाँ पर इसकी आंख देखने को मिल जाती है, ठीक है। पहले भी यहाँ पर ये स्पीशी मिली थी बट उस समय पर हम इसको इतना आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। नाउ फाइनली यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि ये एक नए मेंढक की प्रजाति है जिसका चौड़ा सा सर है, छोटे छोटे हाथ पैर हैं और ऑरेंज और ब्लैक कलर की यहाँ पर इसकी आइज़ है। वो रिसेंटली यहाँ पे बताया गया है, अदरवाइज इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। चलिए अगली खबर पर आते हैं। अगली खबर दोस्तों आपकी मैपिंग की है। लो सर, मैपिंग भी आ गई जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर में। एक आइलैंड चर्चाओं में बना हुआ है जिसका नाम है टूटी आइलैंड। टूटी आइलैंड दोस्तों सूडान का हिस्सा है, याद रखिए। सूडान एक ऐसा कंट्री है जो कॉन्फ्लिक्ट यानी विवादों में फंसा हुआ है, इंटरनल वॉर्स में फंसा हुआ है। लोगों के साथ में बहुत परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनमें आधे से ज़्यादा लोग भूखमरी से मर गए, खाने का अकाल पड़ गया। ये कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे सूडान में देखने को मिली है। सूडान का एक जो कैपिटल है वो खार्तूम देखने को मिलेगा। खार्तूम के जस्ट पास में एक आइलैंड है जिसको बोलते हैं टूटी आइलैंड। तो अभी फिर से सूडान में भयंकर लेवल पर वॉयलेंस हुआ है और उस वॉयलेंस के दौरान इस पूरे टूटी आइलैंड में लगातार ताबड़तोड़ तबाही मचाई गई है, तोड़फोड़ मचाई गई है, जिस वजह से ये टूटी आइलैंड चर्चाओं में बना हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन बन जाए कहाँ पर है, तो सर वो सूडान में है। सूडान एक अफ्रीकन कंट्री है। सूडान बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करता है। जब मैं बात करता हूँ बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करना, तो उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? फर्स्ट नंबर पे आपका इजिप्ट है, सेकंड लीबिया है, थर्ड चैड है, फोर्थ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, फिफ्थ साउथ सूडान है, सिक्स्थ इथियोपिया है एंड सेवन्थ वन इज एरिट्रिया, ठीक है। याद रखिए सूडान की एक बाउंड्री रेड सी के साथ में भी लगती है। तो ये सूडान यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री है जो चर्चाओं में है। इसी के खार्तूम के पास में एक आइलैंड है जिसका नाम है टूटी आइलैंड। टूटी आइलैंड का इतिहास देखेंगे तो इस पूरे आइलैंड को बसाया गया महास कम्युनिटी के माध्यम से 15th सेंचुरी के समय पर, ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों, इस आइलैंड के अंदर में लगातार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं है बिल्कुल नए हैं, ताज़े ताज़े फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बिल्कुल नहीं। 15 अप्रैल 2013 से ही यहाँ पर ये कहानी चल रही है। यानी आज से 2 साल पहले अगर आप देख पाओगे एक सिविल वॉर, एक गृह युद्ध यहाँ पर होता है सूडान के अंदर। एक तरफ सूडान की आर्मी थी और दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स, इनके बीच में गृह युद्ध हुआ। इससे जो टूटी आइलैंड है दोस्तों ये बुरी तरह से इम्पैक्ट हुआ क्योंकि यहाँ पे वायलेंस हुआ, बहुत सारे यहाँ पे तोड़फोड़ मची, जिस वजह से चर्चाओं में इतना भयंकर वायलेंस हुआ कि 13 मिलियन, आप इमेजिन करो, 13 मिलियन लोगों को वहीं पर डिस्प्लेस किया गया, हटाया गया अपनी जगह से। 10,000 लोग मार दिए गए। 10,000 क्या, 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो भूखमरी के चपेट में आ गए, स्पेशली खार्तूम वाला रीजन में। ये हालत यहाँ पे हुए दोस्तों। बाकी क्या होता है, सिचुएशन और गंभीर होती है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे सूखा पड़ा तो एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरह से अफेक्ट हुआ। उसके बाद और भी समस्याएं इस टूटी आइलैंड में दोस्तों देखने को मिल गई, जिस वजह से ये चर्चाओं में बना हुआ है, याद रखिए। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है
ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या है, टूटी आइलैंड के आसपास दोस्तों इसके इर्द गिर्द दो नदियां हमको देखने को मिलती हैं। उन नदियों के बारे में शायद मैंने आपको पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, ज़रा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऊपर लिखा है इसका लोकेशन, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा था, देखिए खारतूम के पास में, ठीक है, ये नीचे खारतूम है और ये है तूती आइलैंड। तूती आइलैंड के पास दो नदियाँ हैं, एक नदी ये है और एक नदी ये है। दोनों नदियों के नाम पूछ जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, एक है ब्लू नाइल रिवर और दूसरी है वाइट नाइल रिवर। तो ब्लू नाइल रिवर वाइट नाइल रिवर के बीच में आपको ये तूती आइलैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लोकेशन पूछी जाए, नाउ यू आर रेडी। तो अभी पिछले कुछ समय पर तूती आइलैंड में जो लंबे समय से वहाँ का कल्चर, जो ट्रेडिशन देखने को मिला है, उसकी सुरक्षा के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है हर्ट प्रोजेक्ट, हेरिटेज एम्पावर्ड एक्शन फॉर रिस्क एंड टूटी। इसका मेन पर्पस क्या है, जो वहाँ का एक सिस्टम है ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम। दोस्तों जगह जगह पे सिंचाई होती है, खेती बाड़ी में पानी की ज़रूरत है, पानी के बिना सिंचाई हो नहीं सकती। टूटी आइलैंड के अंदर में जो सिंचाई करने का तरीका है वो बेहद पुराना है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है दोस्तों वहाँ के लोगों की। और वहाँ के इस इरिगेशन सिस्टम को कहते हैं ताया सिस्टम, याद रखेगा क्या, ताया सिस्टम यहाँ पर इसको कहते हैं। तो उस ताया सिस्टम को प्रोटेक्शन देने की यहाँ पर बात की जा रही है कि भाई तोड़फोड़ तो मच गई, कम से कम लोग बचे हैं, उनका कल्चर उनका नॉलेज यहाँ पर बचा रहे, ताकि आगे की जो पीढ़ी है वहाँ तक हम इसको डिलीवर कर सकें। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए फिर क्लियर हो गया तो अगली खबर पर आ जाओ फटाफट। ये खबर आपकी जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री की है। लो सर, हिस्ट्री भी आ गया यहाँ पर, चाहे वो मैपिंग हो, मैं बोल रहा था इकोनॉमी हो, एनवायरमेंट हो, सब चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी जो खबरों में हैं। बात हो रही है दोस्तों हम्पी के बारे में। हम्पी जो विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। विजयनगर एम्पायर अपने आप में एक मैसिव एम्पायर जो 1336 सीई से लेकर 1565 सीई तक यहाँ पर चला। ठीक है, ये टाइम पीरियड वेरी करता रहता है, यहाँ पर कहीं कहीं पर आप देख पाओगे टाइम स्केल जो है दूसरा चलता है। विजयनगर एम्पायर की बात करते हैं दोस्तों, ये था यहाँ पर पूरा विजयनगर एम्पायर जो खड़ा किया गया था। यहीं पर होयसला टेम्पल्स नजर आएंगे, उसके अलावा यहीं पर तुंगभद्रा नदी देखने को मिलती है। तुंगभद्रा नदी के पास में ही इस विजयनगर एम्पायर की कैपिटल है हम्पी। ठीक है, जो करंट समय पर कर्नाटका में प्रेजेंट है दोस्तों। ठीक है, तो हम्पी के बारे में अभी हम बात करेंगे। अभी एक्चुअली में क्या हुआ ना कि हम्पी के अंदर में एक टेम्पल है जिसको बोलते हैं विरूपक्षा टेम्पल। एग्जाम में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। तो विरूपक्षा टेम्पल बारिश की वजह से लगातार खराब होता चले जा रहा है, वहां पे कुछ दरारें से देखने को मिल रही हैं, इस वजह से यहां पर हम्पी चर्चाओं में। ठीक है, तो समझ में आ गया। हम्पी कैपिटल हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर एक ऐसा एम्पायर जिसको फाउंड किया गया हरिहर वन, बुकाराय वन, इन दोनों के माध्यम से। ये दोनों संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, ये हम्पी करंट समय पर सेंट्रल कर्नाटका में प्रेजेंट है। आपको मैंने बताया तुंगभद्रा नदी के जस्ट पास में प्रेजेंट है। तुंगभद्रा नदी आप लोगों ने ये देखी, ये है तुंगभद्रा नदी, जस्ट पास में ही हम्पी प्रेजेंट है, उसी सेंट्रल कर्नाटका वाले रीजन के अंदर में। पुराने एंशिएंट टेक्स्ट अगर आप देखते हो तो दोस्तों हम्पी को कई बार आप कह सकते हैं जो पंप क्षेत्र है किष्किंधा का, इस तरीके से यहाँ पर इसको दिखाया गया है। हम्पी का अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो पुरानी कलाएं हैं उनकी अपने आप में एक आर्किटेक्चरल प्रॉपर्टी है, और ये हर कोई नहीं समझ सकता। एक्चुअली में अगर देखोगे तो एक फॉरेनर ट्रैवलर आए थे बाहर से, एक व्यक्ति आए जिनका नाम है डोमिंगो पाइस। उन्होंने यहाँ पर हम्पी को बताया ये बहुत खूबसूरत है, जैसे रोम खूबसूरत है वैसे हम्पी खूबसूरत है। तो बाहर के फॉरेनर्स ने यहाँ पर इस चीज तरीके से चीजों को मेंशन किया। विजयनगर एम्पायर की बात करें तो दोस्तों विजयनगर एम्पायर का जो फॉल देखने को मिला, विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन जो हुआ वो 1565 सीई पे हुआ, क्योंकि विजयनगर एम्पायर खत्म नहीं होता। खत्म होने के पीछे का रीजन था एक युद्ध, एक बैटल, जिसको नाम दिया गया बैटल ऑफ तलीकोटा। ठीक है, याद रखिए, क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। तो बैटल ऑफ तलीकोटा के दौरान यहां पर विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया इस बैटल के बाद, और लंबे समय तक, कई महीनों तक यहाँ के विजयनगर एम्पायर के शहर में डिस्ट्रक्शन मच चुका था, जल रहे थे, आग में भभक रहे थे वो शहर। इस बैटल के बाद नाम याद रखिएगा बैटल ऑफ तलीकोटा। बहुत वीडियोस आपको बैटल ऑफ तलीकोटा पे मिल जाएंगी। फिर क्या हुआ, उसके बाद कुछ समय तक इस हम्पी को लोग भूल गए थे, और भूलने के बाद फिर कुछ सालों बाद रीडिस्कवरी की गई, और कुछ एफर्ट्स लगाए गए कि जो एम्पायर खड़ा हुआ था, जिसने ये सब कुछ बनाया था, उसकी सुरक्षा की जाए, उसकी प्रोटेक्शन की जाए।
हम्पी को भुला दिया गया था 1799 तक, लेकिन बाद में एक और व्यक्ति आया जिनका नाम है कॉलिन मैकेंजी। याद रखिए कौन है, कॉलिन मैकेंजी, एक ब्रिटिशर। इन्होंने इस पूरे स्थल की मैपिंग की, इस पूरे जगह की मैपिंग की, पूरे रिकॉर्ड्स क्रिएट करे। फिर उसके बाद जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे अलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, इन्होंने भी अपना दिलचस्पी दिखानी शुरू की। इन्होंने फोटोग्राफ्स यहाँ पर अच्छे से चीज़ों को यहाँ पर देखा, अपना इंटरेस्ट दिखाते दिखाते जो आइटम्स मिले उसको रिस्टोर करने की कोशिश की, और रिस्टोर करते करते यहाँ तक पहुँच गए कि हम्पी नेशनल प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया गया, वो भी 1976 में। ये पहला कंजर्वेटिव इनिशिएटिव था जहाँ पे हमने खुदाई की। खुदाई करने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स मिले। विथला टेम्पल बाजार का मतलब जो ये मंदिर है ना, इसमें एक टैंक बना हुआ है, उस टैंक के अंदर जाने के लिए, पानी का टैंक जिसके अंदर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, स्टेप्ड टैंक वहां पर पाया गया। इस स्टेप्ड टैंक को नाम दिया गया है पुष्करणी, ध्यान रखेगा पुष्करणी यहां पर नाम दिया गया है। इसकी डिस्कवरी हुई, कुछ और इंपॉर्टेंट जगह यहां पर मिली, पान सुपारी बाजार यहां पर मिला, बाद में रीडिस्कवरी करके, बाद में नई नई खोज करके। तो याद रखिए विरूपाक्षा टेम्पल के बारे में, सॉरी हम्पी के बारे में। फिर अब देखो यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट्स हैं, जैसे विरूपाक्षा मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही प्रोमिनेंट मंदिर है। लोटस महल है, क्वीन बाथ है, एलिफेंट स्टेबल्स हैं, ये सब चीज़ें हैं। और इंडिया का एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल जोन यहाँ पर इसको हम कहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे स्थल प्रेजेंट है। और इतने पुराने मॉन्यूमेंट्स की वजह से, अपनी इतनी खूबसूरती की वजह से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के अंदर में कवर किया गया। इवन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कवर कर लिया गया था 1986 में, क्योंकि इस हम्पी का, यहाँ पे प्रेजेंट मंदिर का, यहाँ पे प्रेजेंट कल्चर का, यहाँ पे जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें प्रेजेंट है, उसके ऊपर जितनी रिसर्च हुई है, उसके आधार पे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कवरेज मिल जाता है। दैट्स इट। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए अब आते हैं यहाँ पर असल प्रैक्टिस के ऊपर में। जितने भी करंट अफेयर्स अभी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, जो भी डिस्कशन कर लिया है, देखते हैं कितने अच्छे से आपने चीज़ों को पढ़ा है। यहाँ पर आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं है कि ऑप्शन देख के बता दो कि हाँ ये सही है। आप अपनी एक फुल मेमोरी का इस्तेमाल करना, देखना आप अपनी मेमोरी को कितने पीक पर लेकर जा रहे हो। ठीक है, शुरुआत करें, मज़ा आएगा। आप देखो उसमें मैं भी होने वाला हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर जो पढ़ा है आपके सामने वो पढ़ा है। कोशिश करूँगा कि चीज़ों को वापस से तुरंत यहाँ पर रिमेंबर किया जा सके, याद रखा जा सके। तुरंत रिवाइज हो जाएगा। कल या रात में सोने से पहले जब आप बेड पर लेटोगे तो एक बार इनको वापस से रिवाइज करने की कोशिश करना मन मन में कि हाँ ये क्वेश्चन था, ये था, ये था। आप याद रखना, अगर ऐसा करते हो ना, IQ लेवल इंक्रीज होता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिपोर्ट्स के अंदर में आप इसके ऊपर 100 से ज़्यादा स्टडीज़ देख सकते हो कि दिन भर में जो आपने किया है या सुबह पढ़ा है, उसको शाम में सोने से पहले बेड पर जब आप लेटे हो, लेटे लेटे भी यहाँ पर रिवाइज करोगे ना, IQ इंक्रीज होगा दोस्त। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है, नई बीटल की जो स्पीशी है जिसका नाम है क्लिंडियम ललिते, ये रिसेंटली डिस्कवर की गई है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? याद करो फटाफट, वो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दोस्तों? क्या याद आ रहा है आपको? कमेंट सेक्शन ओपन कर लो, आप सभी लोग लिखना शुरू कर दो। वो है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, याद आ गया। दूसरा क्वेश्चन यहां पर बात करता है क्लिंडियम ललिते के बारे में। क्लिंडियम ललिते ये जो नाम है, ये दिया गया है इस बीटल की प्रजाति को। ये बीटल की प्रजाति को नाम दिया गया, लेकिन किसके सम्मान में यहाँ पर ये नाम दिया गया है? तो दोस्तों वो थी डॉक्टर ललिता राय चौधरी। ठीक है, चलो याद है दो। अब आगे आते हैं। अब यहाँ पे तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये एक घर है भारत के कितने % फ्लोरल एंड फॉनल स्पीशी का? बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की जो प्रजातियां हैं, उसमें कितने प्रतिशत प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशी इस तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिलती है? एंड द आंसर इज 20% स्पीशी। ठीक है, तो ये तीसरा भी सही है। चौथा, यहीं पर इस तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में एक इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है जो यहाँ पर रहते हैं लंबे समय से। वो ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है दोस्तों? वो है अपतनी ट्राइब, जिनके नाक में वो क्लिप होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर अभी इसके बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक यूनिक बैम्बू की प्रजाति जो है, ये एक्सक्लूसिव तौर पर तल्ले वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में देखने को मिलती है। अब यार ये बैम्बू की प्रजाति कौन सी थी? पढ़ाई तो थी मैंने कि हाँ ये बैम्बू अलग है, थोड़ा सा मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसको चेक करना आप लोग। शायद ब्लास्टस करके नाम था, है ना? ब्लास्टस सिमोने। ब्लास्टस को चेक कर लेना एक बार, क्या यही था?
ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना दोस्तों, हो सकता है इतना ही याद है, ब्लास्टस सिमोने करके यहाँ पर ये यूनिक बैम्बू की प्रजाति है, थोड़ा रिमेंबर कीजिए आप लोग भी। नेक्स्ट, थांगजिंग हिल्स ये कहाँ पे लोकेटेड है? अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मणिपुर के अंदर में, वो है चुराचांदपुर। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर ये थांगजिंग हिल्स प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक एंसेस्ट्रल डीटी, एक देवता थांगजिंग हिल्स से एसोसिएटेड है। हाँ बिल्कुल, ये थांगजिंग से ही मिलता जुलता नाम है, ये तो याद होना चाहिए, ये है थांगचिंग। ठीक है, ये वो डीटी हैं, वो देवता हैं जो बेसिकली यहाँ पर इनके नाम के साथ में एसोसिएटेड हैं। फिर मेती कॉस्मोलॉजी के अंदर में जो थांगजिंग की पहाड़ियाँ है, ये मणिपुर को एक बॉडी की तरह देखता है, लेकिन मणिपुर को बॉडी के साथ साथ थांगजिंग जो हिल है उस बॉडी का कौन सा लेग है? राइट लेग है, सीधा पैर है, जो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है क्रिट्सफेल्ड जैकोब डिजीज। ये होती है एक एबनॉर्मल प्रोटीन की वजह से। कौन सा प्रोटीन? याद करो फटाफट, एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन। ठीक है, एबनॉर्मल प्रायन प्रोटीन की वजह से ये बीमारी होती है। पढ़ाया था अभी प्रायन में, नॉर्मल प्रायन कौन सा है, एबनॉर्मल प्रायन कौन सा है। देन अगेन क्रिट्सफेल्ड डिजीज की जब हम लोग बात करते हैं तो ये बहुत तेजी से फैलता है और 1 साल के अंदर अंदर ये कैसा हो जाता है? फेटल हो जाता है, जानलेवा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है ये 3% का सपोर्ट देती है एजुकेशन लोन पे, लेकिन कितने रुपए का लोन लोगे तब सपोर्ट दिया जाएगा? 10 लाख रुपीज़ का लोन। याद आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए। दूसरा, जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर एडमिट किया जाएगा, यानी कि उन स्टूडेंट को, स्पेशली वो बच्चे जो क्वालिटी हायर इंस्टीट्यूशंस के अंदर में शामिल हो चुके हैं या उसमें अपने आप को वो रजिस्टर करवा चुके हैं। और ये कितनी यूनिवर्सिटीज़ है दोस्तों? 860 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 860 यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे। उन्हीं बच्चों को यहाँ पर पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत जो ये फ़ायदा है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। फिर बात आती है इटालियन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये कितने मेगावाट का प्रोजेक्ट है दोस्तों? याद होगा 3097 397 मेगावाट का यहाँ पर यह प्रोजेक्ट है। इटालियन जो प्रोजेक्ट है यह अरुणाचल प्रदेश के कौन से वैली के अंदर में प्रेजेंट है? वेरी इंपॉर्टेंट, दिबांग वैली, दिबांग नदी के बारे में आपको पढ़ाया था, है ना। दिबांग नदी की 2 ट्राइब्यूटरीज पढ़ाई थी, बताना जरा दोनों ट्राइब्यूटरीज वो कौन कौन सी है, नीचे कमेंट सेक्शन में देखते हैं कहाँ पे है आपकी मेमोरी। फिर अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर इसके ट्राइब नेटिव के बारे में। जो ट्राइब नेटिव है इटालियन प्रोजेक्ट में, कि मैंने आपको बताया इटालियन जो प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है वहाँ पे भी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, और वो ट्राइबल कम्युनिटी कौन सी है? इदू मिशमी ट्राइबल कम्युनिटी, याद रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, लैप्टोब्रैकियम आरेशम ये डिस्कवर किया गया है रिसेंटली गुवाहाटी के अंदर कौन से रिजर्व फॉरेस्ट में? याद करो दोस्तों, वो है गरबंगा रिजर्व फॉरेस्ट में यहाँ पर इसको फाइंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो फ्रॉग की स्पीशी है लैप्टोब्रैकियम आरेतम, इसका जो नाम है वो कौन से कॉलेज को ऑनर करते हुए दिया गया है? तो आर्यतम से मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? आर्य विद्यापीठ कॉलेज, तो इसी नाम से यहाँ पर इंस्पायर होकर रखा गया है। फिर आपसे पूछा गया था तूती आइलैंड ये लोकेटेड है कौन से 2 नदियों के जोड़ पर या कौन से 2 नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे? तो एक तो है दोस्तों ब्लू नाइल रिवर, दूसरी है वाइट नाइल रिवर। ठीक है, सिंपल हो गया। फिर मैंने आपको ये भी पढ़ाया था तूती आइलैंड का सबसे पुराना इरिगेशन सिस्टम हमारे पास में प्रेजेंट है, जिसकी प्रोटेक्शन की बात की गई है। वो प्रोटेक्शन करने का सिस्टम कौन सा है? वो है ताया सिस्टम, इनका पुराना ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम है दोस्तों वो। फिर बात आती है विजयनगर एम्पायर की, एक कैपिटल है जो करंट सिंबल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो कैपिटल क्या थी? हम्पी यहाँ पर उसकी कैपिटल थी। हम्पी कौन से नदी के किनारे है? अगेन बहुत ही सरल क्वेश्चन, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ठीक है, फिर वो कौन सी बैटल थी जिसके तहत विजयनगर एम्पायर का फॉल हुआ? वो थी बैटल ऑफ तलीकोटा, बैटल ऑफ तलीकोटा। फिर याद रखिए वो कौन से ब्रिटिशर थे जिन्होंने हम्पी की वापस से मैपिंग शुरू की? तो वो यहाँ पर थे कॉलिन मैकेंजी। ठीक है, कौन थे? कॉलिन मैकेंजी, जिनके बारे में हमने पढ़ा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था हम्पी में जब एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई हुई, तो एक स्टेप टैंक मिला। ठीक है, एक ऐसा टैंक जिस पे पैर रख के नीचे जा सकते हैं, और वो जो टैंक है उसको क्या नाम दिया गया था? पुष्कारिणी नाम दिया गया था। क्या? पुष्कारिणी नाम दिया गया था। फिर बात है यहाँ पर एक मेन डीटी, एक मेन देवता जिनकी पूजा होती है, पूजा जाता है विरूपाक्षा टेम्पल में, वो कौन है? बताइए। विरूपाक्षा टेम्पल में लॉर्ड शिवा को पूजा जाता है। ठीक है, शायद मैंने ये नहीं बताया था बट अब बता देता हूँ। आंसर की आपकी ये है। ठीक है, कहाँ पे हमें परेशानी हुई थी?
वैसे तो कहीं भी परेशानी नहीं। अच्छा ये परेशानी हुई थी। अच्छा मैंने क्या पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था ऊपर, ब्लास्टस सिमोने है ना, ब्लास्टस सिमोने मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में पढ़ाया था कि ये यूनिक बैम्बू की स्पीशी है और नाम क्या है, नाम अलग है, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई है, बाकी आपकी कहाँ पे गलती हुई है मुझे बताना। अच्छा नाम है ये प्लाइबो ब्लास्टस, अच्छा प्लाइओ भूल गए, प्लाइओ भूल गए, प्लाइओ ब्लास्टस सिमोने यहाँ पर वो बैम्बू की स्पीशी है। तो याद रखने में मज़ा आएगा, इस तरीके से लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो बताइए दोस्तों आप लोगों ने कितने सही किए हैं, फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका उत्तर। और इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप ज्वाइन करना है, आपके पास में इन्फॉर्मेशन है। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।